भगवान है या नहीं, यह प्रश्न बचपन से एक शाश्वत कौतूहल है। मानव इतिहास में ऐसा निर्माण कब हुआ होगा, यह कयास लगते रहे हैं। पाषाण युग से कांस्य युग में प्रवेश और लिपि का आविष्कार ऐसी ही एक कड़ी है। जब आदमी जंगल में शिकार करते घूमते थे, उस समय भी शायद कोई भगवान मानते होंगे। सूरज को, चांद को, पेड़ पौधे को या पशुओं को। यूरोप में निएंडरथल मिले तो उनके शवों के साथ कुछ पशु दफनाए मिले। वे मानते थे कि आदमी के पास मरने के बाद भी खाने पीने की व्यवस्था रहे। उसी तरह मध्य प्रदेश में एक 8000 वर्ष पुरानी त्रिकोणाकार आकृति मिली। हो सकता है यह उनके भगवान हो। जब वे जंगल में रहते थे, संभवतः भगवान की जरूरत कम रही। जब खेती बाड़ी शुरू हुई, फिर कभी बारिश होती, कभी सूखा पड़ता, उन्हें लगने लगा कि यह कोई भगवान कर रहे हैं। उन्होंने धरती, आकाश, बरसात, सूरज को भगवान मान लिया। वे खुश रहेंगे तो खाना मिलेगा। अपने राजा को भी भगवान मानने लगे और पत्थर पर उनकी तस्वीरें बनाने लगे। इस तरह आदमी ने लिखना शुरू किया, तस्वीरों से। यह मिस्र में कहलाता है हीरोग्लिफिक्स, यानी चित्र बना बनाकर लिखना। वहां के सूर्य भगवान कहलाए रा, आकाश के भगवान कहलाए होरस। होरस के पिता ओसिरिस मृत्यु का फैसला करते थे। उनकी पत्नी का नाम था इसिस। इस तरह हर जगह अपने अपने भगवान के सेट बनने शुरू हुए। मिस्र के लोग पत्थर पर लिखते थे जो बहुत भारी होते। सोचिए, अगर किताब के बदले 10 बड़े पत्थर रख दिए जाएं और वही लेकर घूमना पड़े तो कितनी मुश्किल हो। उस समय कागज तो था नहीं, तो और क्या करते। सुमेर के लोगों को एक बेहतर आइडिया आया। वह 2 नदियों दजला और फरात यानी टिग्रिस और यूफ्रेटस के पास रहते थे, तो उनके पास गीली मिट्टी बहुत थी। वह उसके स्लेट बनाने लगे। उस गीली मिट्टी पर वह एक पतली तीली लेकर आकृति बनाने लगे। जब वह मिट्टी सूख जाती, उसे जमा कर लेते। यह पत्थर के मुकाबले हल्की थी और इसमें चित्रों में रेखाएं खूब होती। यह कहलाई क्यूनिफॉर्म लिपि। मिस्र में राजा हुए नारमेर, सुमेर में राजा बने सारगोन। उन्होंने अन्य छोटे मोटे सरदारों को हराकर एक बड़ा राज्य बना लिया और वे भी भगवान बन गए। जब ये राजा भगवान बनने लगे तो मनमानी करने लगे। उस समय कोई कानून तो था नहीं। फिर एक राजा को लगा कि कुछ कानून बनाना चाहिए। उनका नाम था हम्मुराबी। राजा हम्मुराबी का राज कहलाता था बेबीलोन। वहां उनको किसी देवता की तरह माना जाता था। आज से लगभग 4000 साल पूर्व उन्होंने कुछ कानून बनाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी की एक दांत तोड़ता है तो उसके बदले भी उसकी एक दांत तोड़ दी जाएगी। अगर एक हड्डी तोड़ता है तो उसके बदले उसकी हड्डी तोड़ दी जाएगी। अगर कोई किसी का पेड़ या किसी की बकरी चुरा लेता है तो उसे उसकी 10 गुनी कीमत चुकानी होगी। अगर कोई बेटा गलती करता है तो उसे पहली बार पिता माफ कर देंगे, मगर दूसरी बार घर से बेदखल कर देंगे। हम्मुराबी स्वयं सूर्य के उपासक थे, किसी सूर्यवंशी राजा की तरह। उनके राज में आकाश के तारों और सूर्य को देखकर लोगों को लगा कि शायद यह सूर्य धरती का चक्कर लगा रही है। इन्होंने इस पूरे चक्कर को 1 साल कहना शुरू किया। फिर उसके 12 महीने बनाए, 24 घंटे का दिन और 60 मिनट का 1 घंटा बना। इस तरह दुनिया के पहले कैलेंडर बनने तैयार हुए। बेबीलोन के उत्तर में एक नगर था असुर या असीरिया। वहां के राजा थे शमशी-अदाद। वह कुछ तानाशाह मिजाज के राजा थे। वह वायु और तूफान के भगवान की पूजा करते थे और उनके मंदिर बनाने लगे। वह असुरवासियों का पूरी दुनिया पर राज चाहते थे। इस समय तक आदमी के पास लड़ने के लिए कुछ और भी चीज आ गई थी। एक दिन जब कुछ लोग आग के किनारे बैठे थे तो वहां देखा कि पत्थर पर गर्मी से कुछ पिघलकर चमकने लगा है। यह सख्त भी है और इसे पिघलाकर आकार भी दिया जा सकता है। यह पत्थर में मौजूद तांबे और अन्य धातुओं से बना कांसा यानी ब्रॉन्ज था। इससे औजार और हथियार बनने लगे, युद्ध होने लगे। यह युग पाषाण युग यानी स्टोन एज के बजाय अब कांस्य युग यानी ब्रोंज एज कहने लगा। एक दिन राजा हम्मुराबी की सेना ने असूरिया यानी असुर राज पर चढ़ाई कर दी और विजयी हुए। वह पूरे मेसोपोटामिया के राजा बने। मगर इन असीरियनों यानी असुरवासियों और बेबीलोन वासियों के मध्य संघर्ष आगे भी चलती रही। इन दोनों ही राज्यों के कुछ कॉमन भगवान भी थे। जैसे एक थे गिलगमेश जो बहुत शक्तिशाली थे और एक हाथ से
पेड़ उखाड़ लेते थे। मगर जब वह जनता पर अत्याचार करने लगे तो सभी लोग भगवान अनु के पास मदद मांगने गए। उन्होंने एक आधे पशु और एक आदमी के रूप में एंकिडू का निर्माण किया। गिलगमेश और एंकिडू में युद्ध हुआ। गिलगमेश ने एंकिडू का मन भटकाने के लिए एक अप्सरा भेजी, लेकिन अंत में गिलगमेश अपनी गलती मानकर मित्र बन गए। जब धरती पर प्रलय आया, गिलगमेश ने जीवों की रक्षा की। ऐसी गाथाएं, ऐसे देव, ऐसे असुर, ऐसे युद्ध, ये सिर्फ बेबीलोन ही नहीं, हर सभ्यता में मिलते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है? क्या आदमी की सोच एक जैसी थी, चाहे वह दुनिया के किसी कोने में थे, या वे जब आपस में व्यापार करने लगे या यात्रा करने लगे तो एक दूसरे को कथाएं सुनाने लगे, या वाकई ऐसे कोई सूर्य, वायु, समुद्र के भगवान थे जो मनुष्यों के संपर्क में रहते थे, या कोई अन्य कारण जो आप सोच सकते हैं। मेसोपोटामिया के प्राचीन शहर में दो व्यापारी बातें कर रहे थे। सुना है असीरिया में इस वर्ष बारिश नहीं हुई। हाँ, क्यों ना हम वहां अपना गेहूं लेकर चलें, अच्छे दाम मिलेंगे। जा तो सकते हैं, मगर पिछली बार बैलगाड़ी के पहिए बीच रास्ते में टूट गए थे, याद नहीं? इस बार मेरे पास दूसरा आइडिया है, हम नाव से चलते हैं। भले ही रुपया पैसा व्यवस्थित रूप से ना आया हो, मगर आदमी व्यापारी बनने लगा था। रास्ते नहीं बने थे, मगर सफर करने लगा था। चूंकि पहियों में रबर नहीं लगे होते थे, बढ़िया हाईवे और ब्रिज नहीं थे, इसलिए बेहतर था कि नाव से यात्रा हो। यह एक और वजह थी कि नदी के पास ही बसा जाए। दजला और फरात नदियां मध्य एशिया के बीचों बीच गुजरती थी। इससे मेसोपोटामिया में कहीं भी आया जाया जा सकता था। जब पश्चिमी छोर पहुंच गए, वहां से मिस्र पास था। पूरब में क्या था, उन पहाड़ों के पीछे कैसे कैसे लोग थे, यह मेसोपोटामिया के लोग भी सोचते थे। मगर वहां जाएं कैसे? इतने बीहड़ को न बैलगाड़ी पार कर सकती थी, न नाव। एक दिन फारस की खाड़ी में एक नाव आकर रुकी। वहां के लोगों को लगा कि समंदर में मछली मारकर आ रहे होंगे, मगर वे किसी दूर देश से आ रहे थे। उनको खुद नहीं पता था कि वे कहां आ गए। वे पहाड़ के दूसरी तरफ के लोग थे। सिंधु नदी में नाव चलाते हुए समुद्र में आ गए और वहां से फारस की खाड़ी होते हुए दजला नदी में आ गए। इस तरह वे हिमालय को बाईपास करके आ गए थे। भविष्य में ये पूरब के लोग भारतीय कहलाए। जब मिस्र और सुमेर में शहर बन रहे थे, राजा बन रहे थे, सेनाएं बन रही थी, खेती बाड़ी हो रही थी, देवी देवता बन रहे थे, उस समय भारत में भी यही हो रहा था। वहां लड़ाई के चांस कुछ कम थे, इसलिए उनका फोकस अपनी नगर व्यवस्था पर अधिक था। ऐसा अनुमान है कि आज से 6-7 हजार साल पहले के भारत में लोग नदियों के किनारे बसे हुए थे। बलूच के मेहरगढ़ में एक सुनियोजित नगर था, जहां अपार्टमेंट बनाकर और कॉलोनी बनाकर लोग रहते थे, जैसे आजकल दिल्ली बंबई में रहते हैं। बेलन घाटी, जो आज का उत्तर प्रदेश है, वहां गांव देहात था, यानी उस समय का काऊ बेल्ट। विंध्य और सतपुड़ा के जंगलों में पुराने वनवासी रहते थे, जो बाद में आदिवासी कहलाए। सरस्वती नदी और कई झीलों के किनारे कुछ अधिक समृद्ध खेतिहर थे, जो कटहल और अन्य फल उगाते थे। अब तो खैर राजस्थान का वह अधिकांश इलाका रेगिस्तान है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में भी कुछ बेहतर शिकारी रहा करते थे, जो जगह बदलते रहते थे। दक्षिण में कई मछुआरे और नाविक बसे थे, क्योंकि उनके पास समुद्र था। भारत ही नहीं, ऊपर चीन के हुआंगो और यांगसे नदी के किनारे भी घनी बस्तियां थीं। कुल मिलाकर कहें तो पूरब अपने डिजाइन में फल फूल रहा था और किसी से आगे या पीछे नहीं था। जब भारत की नाव मेसोपोटामिया में लगी तो कई द्वार और खुल गए। आप यह कैसे कह सकते हैं कि मानवों की बस्तियां पूरी दुनिया में थी, जबकि सभ्यता के चिन्ह गिने चुने जगह ही मिले? इसके लिए पहले बताए गए मानव प्रवास पर नजर डालिए। मानव तो ह्यूम युग से पहले ही पूरी दुनिया में पसर चुका था। मानव के चिन्ह भी हर क्षेत्र में मिले। यह सत्य है कि सभ्यता कहने के लिए हर स्थान उपयुक्त नहीं कही गई। मतलब मनुष्य हर स्थान पर थे, मगर सभ्यता नहीं थी। कुछ हद तक अभी अगर भारत के हर स्थान ध्वस्त कर दिए जाए तो हमें क्या मिलेगा? जहां फूस की या मिट्टी की झोपड़ियां होंगी,
वहां शायद कुछ न मिले। शहर की बड़ी इमारतों की नींव शायद मिल जाए। इसका अर्थ यह तो नहीं कि सिर्फ शहर में ही सभ्यता थी, लेकिन सभ्यताओं में भी जितना लिखित हमें सुमेर में मिलता है उतना मेहरगढ़ में या मिस्र में नहीं मिलता। इसकी वजह एक तो यह भी है कि बलूचिस्तान के राजनीतिक हालात अभी ऐसे नहीं कि वहां तरीके से छानबीन की जा सके, मगर हमें भिन्न भिन्न कालखंडों के नगर भिन्न भिन्न गहराइयों में मिले हैं। जैसे एक नगर दब गया, उसके ऊपर दूसरा नगर बस गया। मिस्र में तो यह बात नहीं थी, वहां क्यों नहीं मिले? इसका एक विचित्र कारण है। मिस्र एक कदम आगे बढ़ गया था। वहां पेपिरस यानी कागज पर लिखने की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, जबकि सुमेर में गीली मिट्टी पर ही लिखा जा रहा था। कागज, और वह भी हजारों वर्ष पुराना कागज, तो कहीं दब गल गया होगा। उसका मिलना और उस पर लिखी स्याही का सही सलामत बचना असंभव है। फिर भी लगभग 4500 वर्ष पुरानी मेरर की एक डायरी तो मिली है। संभव है ऐसा ही भारत के तालपुत्रों और भोजपत्रों के साथ भी हुआ हो। बिल्कुल संभव है। संभव तो यह भी है कि आज अगर दुनिया तबाह हो जाए तो कंप्यूटर और क्लाउड के करोड़ों दस्तावेज स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन मौर्यकालीन शिलालेख बचे रह जाएंगे। इसका अर्थ यह तो नहीं कि मानव ने इस मध्य पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। लेकिन यह कैसे कहा जा सकता है कि भारत में भिन्न भिन्न स्थान पर मानव आगे बढ़ रहे थे? हमें प्रगति के अन्य चिन्ह मिलते रहे हैं। पाषाण युग से कांस्य युग और लौह युग की प्रगति के वैसे ही प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका में भी कई कालखंडों के चित्र हैं, जिसका अर्थ है कि वहां हजारों वर्षों तक मनुष्य रहे। संगीत, रंग, कर्म से जुड़े चित्र भी हैं। क्या इसे सभ्यता न कहा जाए? तो क्या महाभारत और रामायण के कालखंडों को भी माना जाए? यहां मैं सामाजिक आस्था की बात नहीं कर रहा। कार्बन और यूरेनियम डेटिंग की चर्चा पहले की है। वैज्ञानिक रूप से कालखंड उसी से निर्धारित होता है, चाहे सुमेर हो, मिस्र हो या भारत। अब काल गणना उसी आधार पर होती है। यह बात जरूर है कि जिसकी डेटिंग नहीं हुई या जो खोजा नहीं जा सका, उसके विषय में वैज्ञानिक रूप से कहना कठिन है। यह काम तो हम में से ही किसी एक को भविष्य में करना होगा।